Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नो मैन आर फॉरेन सक्षम क्लासेस के थ्रू। ये पोएम जो है जेम्स किरकप ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल द नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स किरकप। Let's see the theme of the story. The poet conveys a deep message from the poem No Men Are Foreign. He conveys the message of universal brotherhood. He explains that no men are foreign and strange. All are alike and are the sons of the same God. तो ये जो पोयम है जेम्स किरकप के थ्रू, इसमें जेम्स किरकप जो है बताना चाहा है कि सब लोग एक तरह हैं, चाहे वो फॉरेन के आदमी हो या इंडियन के आदमी हो या कहीं के भी हो, सब लोग एक तरह है, एक समान है। लेकिन तभी भी लोग कहते हैं ऊंच नीच की तरह, या फिर कोई और वो लोग बोलते हैं कि ये तो गरीब है ये अमीर है। वो सब नॉर्मल है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सब लोग एक समान है और एक तरह है। इस पोयम के थ्रू पोएट ने यही समझाना चाहा है हमें कि सब लोग इक्वल हैं, और किसी के थ्रू कोई भी वो नहीं है दिक्कत की, किसी को किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब लोग एक समान है और सब लोग एक ब्रदर और सिस्टर की तरह है। He explains that no men are foreign and strange. कोई भी मैन फॉरेन नहीं है और कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, और सब लोग एक गॉड के, यानी सब लोग एक भगवान के बेटे हैं। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में। The title No Men Are Foreign means that the no men belong to another country. कोई भी आदमी एक दूसरे कंट्री से कुछ बिलोंग नहीं करता। The poet wants to say that all men are same, all men are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhood. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. All people, all men are same. They eat, live, die, and the same day. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, etc. in equal measure. We can also say that it is a peace poem. तो इंट्रोडक्शन पढ़ के आप समझ ही गए होंगे, मैं एक बार समझा देता हूँ कि पोएट ने कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी दूसरे कंट्री से बिलोंग नहीं करता। वो कहते हैं कि सब लोग सेम, सारे आदमी और सब लोग सेम है और इक्वल है। वो जो इस पोएम के थ्रू अपना यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा किसी से डिस्क्रिमिनेट ना हुए और किसी को ऊंच नीच या फिर कोई भी उल्टा नहीं कहे। In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. सब लोग एक समान है और सब लोग सेम है, और वो सेम खाना खाते हैं और रहते हैं और मरते हैं एक ही तरह। Everyone gets मतलब सबको सनशाइन, लैंड एक्सेट्रा सब कुछ इक्वल मिलता है। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पोएम पीस के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। इन फर्स्ट स्टैंजा, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन, beneath under all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this in which we all shall lie? आगे देखते हैं इसका मीनिंग। In the first line, the poet says that no men are strange and no country is foreign. So he is attempting to remove the borders from the earth which have been erected to separate different countries. तो इसमें यही कहा है कि फर्स्ट लाइन में पोएट ने यही कहा है कि वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि सारे बॉर्डर्स हमारी अर्थ से सब कोई भी सेपरेट ना रहे, सब इक्वल और एक समान रहे। Then only no country will be foreign. तभी कोई भी कंट्री दूसरा कंट्री नहीं रहेगा, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं रहेगा। We
We will feel every country as our own land. When there will be no borders, everyone will be free to move around. The poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live on this earth belong to one human race. Then he says that inside the uniform worn by soldiers of different country, the human being is same. God has made all of us in a similar way. All breathe in the same way. Then he says that all the soldiers are our brothers. We all work upon the same Mother Earth and upon our death shall lie in the grave in the same earth. यानी पोएट ने कहा है कि किसी के पास कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं है, एक दूसरे से कोई भी सेपरेट नहीं रहना चाहता और कोई भी रहना मतलब किसी को भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं रहना है, किसी के बीच भी कोई बॉर्डर नहीं खड़ा करना है। बॉर्डर का मतलब है कि किसी से भी हमें गुस्सा नहीं होना है और किसी के साथ बैड बिहेव नहीं करना है। पोएट कहते हैं कि से दैट द एंटायर अर्थ इज वन एंड ऑल द पीपल हु लिव ऑन दिस अर्थ बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस। यानी सब लोग एक ही गॉड के सन है और वो कोई भी डिफरेंट नहीं है। Then he says that inside the uniform worn by soldiers of different country, the human being is the same. यानी कोई सोल्जर है और वो उसने सोल्जर की यूनिफॉर्म पहनी है, लेकिन तभी भी उसका जो ह्यूमन बॉडी है वो सेम रहेगा सबकी तरह, भले ही उसने कोई भी कुछ भी पहना हो। आगे चलते हैं। God has made all of us in a similar way, all breathe in the same way. Then he says that all the soldiers are our brothers, we all walk upon the same Mother Earth, and upon our death shall lie in the grave in the same earth. चलिए सेकंड स्टैंजा देखते हैं। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by war's long winter start. Their hand are our and in their lines we read a labor not different from our own. पहले इसका मीनिंग देखा जाए। They refer to those people who belong to other country. We call them foreigner and discriminate them and fight with them also. The poet says that nature has given all the bounties to all people, also just like he has given to us. Everyone gets sunlight, air and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. We all do farming during the time of peace. When there is no war, we live in a relaxed life and eat the things given to us by nature. Further, he adds that the way we starve, with the way we starve during wars and winter time is the same for those belonging to other countries. Even they don't get food at that time. So so he wants to say that foreigner who belong to another country and we both are same. And then the poet says that even their hands are same as ours. They work they very hard just like we do. He is giving all these examples to convey to the reader that there is no difference in us and the people belonging to another country. तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एंड में इसने बताया है कि किसी से भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए और जो पीपल है वो किसी भी दूसरे कंट्री से बिलोंग नहीं करते। हम उनको फॉरेनर बोलते हैं और उनसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उनसे लड़ते भी हैं, लेकिन नेचर जो है वो सबको इक्वल और सबको इक्वल दिया है और वो अगर हम इधर से कट करें तो उधर से उनको ज़्यादा मिल जाएगा। तो मतलब ऐसा ही है कि सबको इक्वल मिला हुआ है, कोई भी किसी का कोई चीज़ कम नहीं कर सकता। सबको बेसिक नीड्स सबको पूरी हुई है और किसी के पास भी कोई बेसिक नीड्स कम नहीं है। हम सब फार्मिंग करते हैं अपने पीस के समय में और जब कोई वॉर नहीं चल रहा था, और हम रिलैक्स लाइफ और हम ऐसा सामान खाते हैं जो हमें नेचर से मिला हो। तो मतलब सब कुछ सेम होता है
कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलता सब किसी को भी। ये आगे देखते हैं इन थर्ड स्टैंजा में। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. चलिए इसका मीनिंग देखा जाए। The poet asks the reader to remember something. He says that we should keep in mind that the people of another country whom we think to be our enemies have been bestowed by God with similar appearance like us. God has given them eyes like ours, which open when awake and close when we are asleep. तो इसमें यही बताया गया है इतनी दूर में कि जो रीडर है वो जो रीडर है उसको पोएट कहना चाहता है कि एक चीज हमेशा याद रखो कि हमें अपना माइंड में ये हमेशा रखना चाहिए कि दूसरे कंट्री के जो पीपल हैं जो जिनको हम अपने एनिमीज समझते हैं वो हमें bestowed by God with similar appearance like us. वो हम बिल्कुल हमारे सिमिलर दिखते हैं वो उसमें उनमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता दिखने के स्टाइल में। God has given them eyes like ours. उन्हें भगवान ने आंखें दी हमारी तरह और जब हम उठते हैं तब वो आईज ओपन होते हैं और जब हम सोते हैं तब वो आईज बंद हो जाते हैं। Similarly, he has given them strength which we can win through love. और उन्हें ऐसे ही उनको भगवान ने स्ट्रेंथ भी दिया है जो 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 हम प्यार से जीत सकते हैं। Then he says that in every country, in every land, there is one common thing, that is life. सबके पास एक जरूर कॉमन थिंग है जो है लाइफ। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास लाइफ ना हो। लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग। लाइफ का मतलब यही है कि सब कुछ चीज जो लिविंग हो living, and if we can recognize them and if we can understood their feeling and realize that they are like us, then there will be no fight or war between us. और अगर हम इस चीज को एक बार समझ गए तो हमारे बीच कोई लड़ाई या फिर कोई वॉर नहीं होएगा। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ स्टैंजा में। Let us remember, whenever we are told to hate our brother, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. चलिए इसका मीनिंग देखा जाए। In this stanza, the poet says that whenever someone asks us to hate our brothers, that is those living in foreign country, should keep in mind that we are hating none but ourselves. तो पोएट इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई कहे कि हमें उससे हमें दूसरे कंट्री वालों से हेट करना चाहिए यानी उनको पसंद नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप से ही हेट कर रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं, हम अपने आप को ही हेट कर रहे हैं। We will be disposing, take away things or land from others, or betraying, deceive, or condemning, abuse, or taking weapons against none but each others. तो वॉर वैसा ही वॉर हो गया कि हम वेपन वगैरह उठा लेते हैं, आपस में लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन इसमें यही कहा है पोएट ने कि हम अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हैं। Hence we should keep in mind that we are hurting none but ourselves. तो दोस्तों हमारा चैप्टर यही खत्म हो नहीं, अभी 5th स्टैंजा है, कोई नहीं। It is the human heart, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. इसका मीनिंग देखते हैं। We should keep in mind that whenever we pick weapon against any person, we make the earth dirty because weapon kill people and their bodies which fall on the earth make it dirty. तो इस लाइन्स पे यही कहना चाहा पोएट ने कि हमने हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर हम किसी भी पर्सन के अगेंस्ट पे हम कोई अपना वेपन उठाते हैं तो हम अपना अर्थ गंदा कर रहे हैं। हम वेपन मारेंगे, वेपन से वो मरेंगे, हम मरेंगे तो उनकी जो बॉडी है वो अर्थ पे गिरेगी और अर्थ उनकी बॉडी से हमारा पूरा अर्थ गंदा होएगा।
Whenever war happens, it leads to a lot of bloodshed, fire and death. तो वहाँ पे बहुत खून खराबा होता है और वहाँ पे बहुत आग वाग पता नहीं क्या क्या होता है और उससे हमारी पूरी अर्थ गंदी हो जाती है. These dead bodies accumulate on the earth and it made it impure. ये पूरे हमारे अर्थ को पूरा गंदा कर देती है. The fire of war, which erupt, the smoke which comes out, the dust which fills the air, it is so dirty that it pollutes and outrages the purity of the air. With all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in war. Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that remember, no man are foreign and no country strange. तो पोएट ने यही कहा कि अपना पोएम खत्म किया है कि हमें किसी से भी हेट नहीं करना चाहिए. कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है. कोई भी कंट्री अजीब नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. दोस्तों हमारा चैप्टर मेरे को लगता है यही खत्म हो गया. हाँ यही खत्म हो गया दोस्तों हमारा ये चैप्टर. होप कि आप लोग को ये चैप्टर समझ आ गया होगा. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. इस चैप्टर के भी असाइनमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कीजिए. और दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आपको अगर फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. बाय एंड stay safe and healthy. Goodbye. Like a Hellcat.